नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जुडिशरी जंक्शन के इस चैनल में। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम पढ़ रहे थे लॉ ऑफ टॉर्ट और आज ही उसमें हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 3। इसके पहले की जो वीडियो है आप चाहें तो वो चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें हम पढ़ने वाले हैं दो लैटिन मैक्सिम जो है इंजूरिया साइन डैमनो और डैमनम साइन इंजूरिया। इसमें इन दोनों में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, लेकिन आज ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो शुरू करते हैं। डैमनम साइन इंजूरिया और इंजूरिया साइन डैमनो ये क्या है, इसको जानने से पहले हम ये देख लेते हैं कि अपकृत्य होने की आवश्यक लक्षण या तत्व क्या है, क्योंकि इन्हीं से निकल करके वो दोनों लैटिन मैक्सिम आएंगे। पहला है इसमें प्रतिवादी की ओर से कोई कृत्य या चूक होनी चाहिए। इसमें दो बातें हैं, एक तो कोई कृत्य है, दूसरी बात है कोई चूक होनी चाहिए। तो कृत्य क्या होता है और चूक क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं। कृत्य का मतलब होता है आप कोई कार्य करके किसी को टॉर्ट कमिट कर रहे हो। जैसे आपने किसी के घर में अनधिकृत प्रवेश कर लिया तो क्या होगा, ये अत्याचार हो गया, ट्रेसपास हो गया। उसके बाद अगर आप ये करते हैं कि आप किसी के प्रति अपमानजनक कथन करते हैं तो ये क्या हो गया, मानहानि हो गया। ये तो आपने कर दिया कार्य। अब चूक क्या हो गया, चूक क्या है कि जैसे आपकी कोई लीगल ड्यूटी थी कोई काम करने की और आपने वो नहीं किया। मान लीजिए कोई जेलर है, उसका लीगल ड्यूटी क्या है, किसी कैदी को खाना देना, और उसने खाना उसको नहीं दिया तो उसने कोई कार्य तो यहाँ पे किया ही नहीं, उसने क्या कर दिया, यहाँ पे ओमिशन कर दिया, उसने यहाँ पे चूक कर दिया है। ओके, तो पहली बात मुझे लगता है आपको समझ में आई होगी। दूसरी बात है, इस कृत्य यानी कार्य से कोई चूक या चूक के परिणाम स्वरूप क्या होनी चाहिए, कोई विधिक क्षति होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वहां पे विधिक क्षति होनी चाहिए, लीगल इंजरी होनी चाहिए, अर्थात वादी के किसी विधिक अधिकारों का उल्लंघन होना चाहिए। और यही जो दूसरा पॉइंट है, यही से निकल करके वो दोनों मैक्सिम आते हैं, इंजूरिया साइन डैमनम और डैमनम साइन इंजूरिया। अब तीसरी बात ये निकल करके आती है कि इस विधिक क्षति की उल्लंघन का उपचार, इसका उपचार क्या होगा, वो अपरिनिर्धारित क्षतिपूर्ति होगी। मैंने पहले भी बताया था, मैं फिर से बता रही हूँ। अपरिनिर्धारित क्यों होती है, क्योंकि जब आप टॉर्ट कमिट कर रहे हो तो आप पहले से कैसे डिसाइड कर सकते हो कि हाँ कितना कंपनसेशन देना है। अगर एक बार को कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें प्री डिटरमाइंड होता है, लेकिन टॉर्ट में कभी भी जो उपचार होता है वो पहले से निर्धारित नहीं होता है, ये कोर्ट के द्वारा निर्धारित होता है। तो इसमें क्या है कि विधिक क्षति के उल्लंघन का उपचार जो होगा वो अपरिनिर्धारित क्षतिपूर्ति होनी चाहिए। अब जो इसका फर्स्ट पॉइंट था, प्रतिवादी की ओर से कोई कृत्य या चूक, इसको समझते हैं। अब इसमें क्या हो गया, किसी व्यक्ति को अपकृत्य के लिए उत्तरदायी बनाने के लिए यह आवश्यक है कि उसने कोई कार्य किया हो जो उसे विधिता उसे नहीं करनी चाहिए थी, या उसने कुछ चूक की हो जो उसका विधिता उसका करना कर्तव्य था। इसका मतलब क्या है कि कोई उसने ऐसा कार्य किया है जो लॉ उसको प्रोहिबिट कर रही थी लेकिन फिर भी उसने कर दिया। जैसे किसी के घर में बेवजह घुसना, ठीक है, ये अत्याचार होता है, तो लॉ इसको मना कर रही है लेकिन फिर भी आप उसको करते हैं तो वो क्या होगा, आपने कोई कार्य करके टॉर्ट कमिट किया है। दूसरी तरफ अगर हम चूक के बारे में देखें तो वही मैंने जैसे आपको बताया पहले कि अगर मान लीजिए किसी की लीगल ड्यूटी है किसी को खाना देना, उसने नहीं दिया तो ये क्या हो गया, चूक, जो कि उसका विधिक कर्तव्य था। अब हम समझेंगे कि विधिक कर्तव्य होना चाहिए, यहाँ पे कोई सामाजिक या नैतिक कर्तव्य नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल क्या है, एक व्यक्ति किसी की भूमि पर अनधिकृत प्रवेश करता है या अपमानजनक कथन का प्रकाशन करता है या किसी व्यक्ति को अनधिकृत रूप से निरुद्ध करता है तो वो क्या करता है, अगर वो किसी की भूमि में प्रवेश करता है तो वो करता है अत्याचार, अपमानजनक कथन करता है तो अपमान करता है, और अगर किसी व्यक्ति को अनधिकृत रूप से निरुद्ध करता है मतलब उसको कैद करके रखता है तो वो क्या होता है, मिथ्या कारावास का दोषी माना जाएगा। इसी प्रकार यदि कुछ करना किसी व्यक्ति का विधिक कर्तव्य है तथा वह अपना विधिक कर्तव्य करने में असफल रहता है तो वह चूक के लिए उत्तरदायी होगा। अब एक केस देखते हैं हम, ग्लासगो कॉर्पोरेशन बनाम टेलर 1992 का केस है ये। इस केस में क्या हुआ, इस वाद में एक औषधि उद्यान था, ठीक है, ये नगर निगम द्वारा संचित था। नगर निगम का क्या कर्तव्य था कि उस उद्यान की जो है उचित घेराबंदी करे जिससे जो बच्चे हैं वो जहरीले पौधों पर न पहुंच सके। अब नगर निगम में क्या किया, उसने वो नहीं किया घेराबंदी, तो उसके बाद क्या हुआ, एक बच्चा था उसमें, वो गया और विषैला जो फल था उसको खा करके मर गया। नगर निगम को उसकी चूक, उसने क्योंकि ओमिशन किया, उसका कार्य था उसने उसको नहीं किया, तो क्या हो गया, यहाँ पर चूक था या उसकी असफलता के लिए उत्तरदायी ठहराया। तो यही निकल करके आप इसको समझ सकते हैं कि चूक क्या होता है, कि जो नगर निगम है उसकी लीगल ड्यूटी थी कि वो उसमें घेराबंदी करे लेकिन फिर भी उसने नहीं किया तो उसने क्या किया, ओमिशन किया,
अब अगर ऐसा कोई करेगा तो उसके प्रति टॉर्ट कमिट हो जाएगा, जिसके प्रति उसने ऐसा किया है। अब यहाँ पे क्या है कि यह उल्लेखनीय है कि इस शीर्षक के अंतर्गत चूक ऐसे कर्तव्य की होनी चाहिए जिसको विधि द्वारा मान्यता प्राप्त हो। कि जैसे कोई कि जेलर है और उसका जो कैदी है उसमें उसको खाना देने का उसका लीगल ड्यूटी है, अगर वो उसको नहीं करता है तो आप मानेंगे कि उसने ओमिशन किया है। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम ये देखें, कोई भिखारी है, अगर आप उसको खाना नहीं देते हैं, या फिर कोई बच्चा है जो डूब रहा है, आप वहीं खड़े हैं लेकिन आप उसको नहीं बचा रहे हैं, तो क्या आपकी लीगल ड्यूटी थी? नहीं, ये आपकी लीगल ड्यूटी नहीं है, ये सिर्फ एक सामाजिक या नैतिक कर्तव्य है जिसको आप नहीं कर रहे हैं। और अगर कोई भी कार्य सामाजिक या नैतिक कर्तव्य होता है, अगर आप उसको नहीं करते हैं तो ये टॉर्ट नहीं होता है, ये ओमिशन नहीं होता है। तो यही बात यहाँ पे समझने वाली है कि जो चूक आप कर भी रहे हैं तो वो जो होना चाहिए वो लीगल होना चाहिए। अब जो मैंने अकृत्य के आवश्यक लक्षण बताए थे उसमें दूसरा पॉइंट क्या था? विधिक क्षति, मतलब जो कार्य चूक हुआ हो उससे विधिक क्षति होनी चाहिए। अब क्या है कि अकृत्य के वाद में सफल होने के लिए वादी को यह साबित करना होगा कि उसको कोई विधिक क्षति हुई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, विधिक क्षति। दूसरे शब्दों में कोई कार्य या चूक हुई हो जिससे या तो विधिक कर्तव्य का भंग हुआ हो या किसी व्यक्ति में निहित विधिक अधिकारों का उल्लंघन या हनन हुआ हो। जब तक विधिक अधिकारों का उल्लंघन या हनन नहीं होता, अकृत्य के लिए कोई वाद नहीं लाया जा सकता। अब क्या निकल कर आ रहा है? उपरोक्त बातों से ये निकल कर के आ रहा है, दो मैगजीन निकल कर के आती हैं। पहला है इंजूरिया साइन डैमनो, सेकंड है डैमनम साइन इंजूरिया। इसको अभी हम अच्छे से देखने वाले हैं, बस आप इतना भी नाम समझिए। चलिए अब फर्स्ट देखते हैं। पहला है इंजूरिया साइन डैमनो। अब इसका क्या अर्थ हो गया? इंजूरिया का क्या मतलब है? लीगल इंजरी। इसका मतलब हो गया विधिक क्षति। साइन का अर्थ होता है विदाउट, मतलब बिना। और डैमनो का अर्थ हो गया सब्सटेंशियल हार्म, वास्तविक नुकसान। तो यहाँ पर क्या निकल कर रहा है कि आपका विधिक क्षति तो हो रहा है लेकिन बिना किसी वास्तविक नुकसान के। मतलब नुकसान तो आपका आर्थिक नहीं हो रहा है कुछ भी, लेकिन आपको क्या हो रहा है? यहाँ पे विधिक क्षति हो रही है। तो यहाँ पर से क्या निकल कर के आया? हानि से परे क्षति, मतलब हानि तो आपको कुछ नहीं हुआ आर्थिक, लेकिन आपको क्या हो गई? क्षति हो गई, आपको इंजरी हो गई। यह क्या है कि अकृत्य के उन मामलों में लागू होती हैं जो स्वतः अनियोज्य होती हैं, एक्शनेबल पर से होती हैं। अब एक्शनेबल पर से क्या होती है ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। पहले आप ये समझ लीजिए, जो इंजूरियस साइन डैमनो है वो एक्शनेबल पर से होता है। अब इसमें इंजूरियस साइन डैमनो का क्या अर्थ निकल कर के आया कि जब वादी के विधिक अधिकार का उल्लंघन हुआ हो तो वह प्रतिवादी से क्षतिपूर्ति पाने का हकदार होगा, चाहे उससे वास्तव में कोई नुकसान न हुआ हो। अब इंजूरिया का क्या मतलब हो गया कि लीगल इंजरी, मतलब विधिक अधिकार का उल्लंघन हुआ हो बिना किसी वास्तविक नुकसान के, मतलब कि उसको लीगल इंजरी हो रही है, चाहे कोई इंजरी हो आर्थिक या ना हो। अभी आप जब केस देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसके पहले हम ये देख लेते हैं एक्शनेबल पर से वो क्या होता है। तो पहले जब हम अधिकार की बात करते हैं, ये दो तरह का होता है। एक तो होता है पूर्ण अधिकार, एब्सोल्यूट राइट, और दूसरा होता है विशेषित अधिकार, मतलब क्वालिफाइड राइट। ठीक है। अब जो पूर्ण अधिकार होता है यानी कि एब्सोल्यूट राइट, यही होता है एक्शनेबल पर से। अब इसका क्या अर्थ हुआ कि ऐसे जो मामले होते हैं उसमें वादी को हानि साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। इसका उदाहरण क्या कर सकते हैं आप? अतिचार। अगर आपके घर में कोई प्रवेश कर गया इल्लीगल तरीके से, तो आपको वहां पर कोई भी क्षति साबित करने की आवश्यकता नहीं है कि इसने कुछ लिया है मेरे घर से, कुछ नहीं किया है, कोई नुकसान किया है, कुछ भी नहीं। सिर्फ इतना कि वो आपके घर में गया, बस इतना ही काफी है। तो इसमें क्या है कि उसमें हानि साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। और जब आप देखेंगे इंजूरियस साइन डैमनो, ये भी क्या है? एक्शनेबल पर से है, क्योंकि अगर किसी के विधिक अधिकार का उल्लंघन हो गया तो उसको कोई वास्तविक हानि हो या ना हो, मतलब उसको साबित नहीं करना है, उसको यहाँ पे कंपनसेशन दिया जाएगा। तो इसलिए जो इंजूरियस साइन डैमनो है वो एक्शनेबल पर से है। दूसरी बात निकल कर आती है विशेषित अधिकार, क्वालिफाइड राइट। इसमें क्या है? वादी को क्षति साबित करने की आवश्यकता होती है। अब हम इंजूरियस साइन डैमनो से संबंधित केस देखेंगे। एसबी वर्सेस वाइट 1703 का केस है और इसी केस से ये मैगजीन निकल करके आया था, तो इसलिए ये केस तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें क्या था, जो एसबी थे ये एक योग्य मतदाता थे, लेकिन जो इन्होंने वोट डालने की कोशिश की, लेकिन जो वहाँ पे एक पुलिस अधिकारी था उसने इसको वोट देने से रोक दिया कि ये कह के कि वो योग्य नहीं है, जबकि वास्तव में योग्य थे। अब मिस्टर जो एसबी थे वो जिसको वोट देना चाहते थे वो व्यक्ति जीत गया।
इनको कोई हानि हुआ, कुछ इनको हानि नहीं हुआ, लेकिन क्या हुआ, इनके विधिक अधिकार का उल्लंघन हुआ, क्योंकि वोट देना इनका विधिक अधिकार है। अब न्यायालय ने इसमें क्या कहा कि किसी की कानूनी अधिकार का अगर उल्लंघन हुआ है तो वह मुआवजे का हकदार है, भले ही कोई वास्तविक नुकसान न हुआ हो। यह इंजुरियस एंड डैम्नो का क्लासिक उदाहरण बना। दूसरा केस है काली किशन वर्सेस जदुनाथ मलिक, AIR 1931। अब इस केस में क्या हुआ कि एक जो प्लेटिफ है जिसका नाम है काली किशन, ये क्या था, एक जमींदार था और एक जमीन पर एक बनारस स्टेट द्वारा एक जमीन पर क्या था, इसको लगान वसूलने का अधिकार था काली किशन को, जो कि वादी था। और दूसरी तरफ जो डिफेंडेंट था, प्रतिवादी, जिसका नाम था जदुनाथ मलिक, उसने उसी जमीन के बारे में दावा किया कि उसको लगान वसूलने का अधिकार है। मतलब काली किशन जिस पर लगान वसूलने का अधिकार था जिसको, उसी पर जो है जदुनाथ मलिक ने दावा कर दिया कि मुझे इस पर लगान वसूलने का अधिकार है। उसने क्या किया, काली किशन के अधिकारों में हस्तक्षेप किया। अब काली किशन ने क्या दावा किया कि उसके विधिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, भले ही उसको कोई आर्थिक हानि नहीं हुई है। और अदालत ने माना कि भले ही काली किशन को कोई वास्तविक नुकसान नहीं हुआ हो, लेकिन फिर भी उसके कानूनी अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो उसको मुआवजा मिलना चाहिए। एक और केस देखते हैं, म्युनिसिपल बोर्ड आगरा बनाम असर, फिलहाल 1921 इलाहाबाद हाई कोर्ट का केस है ये। अब इसमें क्या हुआ, इसमें जैसे कि जो बात थी SB बनाम वाइट की, वही बात इसमें भी है लगभग, ठीक है। इसमें क्या था कि एक वादी जो था वो वैध मतदाता के रूप में मतदाता सूची में अपना नाम शामिल किए जाने का हकदार था, लेकिन उसका नाम जो है अवैध रूप से उस सूची में शामिल नहीं किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि वो अब मत नहीं दे पाया, जो कि उसका विधिक अधिकार था। तो कोर्ट ने इसमें बोला कि उसकी विधिक क्षति हुई है और वो नुकसानी पाने का हकदार है। अब इंजूरियस एंड डैमनम तो हो गया, अब ये देखते हैं कि डैमनम साइन इंजूरिया क्या है। तो डैमनम डैमनम का मतलब आपको मैंने पहले ही बताया, इसका मतलब होता है सब्सटैंशियल हार्म, यानी कि वास्तविक नुकसान। साइन का अर्थ होता है बिना, और इंजूरिया का अर्थ हो गया विधिक क्षति, मतलब आपको वास्तविक नुकसान हो रहा है लेकिन बिना किसी विधिक क्षति के। इसमें क्या होगा, विधिक अधिकार के उल्लंघन के बिना जो हानि होती है, मतलब विधिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हो रहा है, बस आपको वास्तविक नुकसान हो रहा है, कोई आर्थिक नुकसान हो रहा है, वह चाहे कितनी ही अधिक क्यों ना हो, अपकृत्य में अनुयुज्य नहीं होती, अपकृत्य में उसको कोई भी कंपनसेशन नहीं दिया जाता है। अब इसमें केस देखते हैं, इसमें क्या है कि अगर आपको वास्तविक नुकसान हो रहा है लेकिन फिर भी अगर आपकी विधिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हो रहा है तो कोई क्षतिपूर्ति नहीं दी जाएगी, चाहे कितना ही बड़ा नुकसान क्यों ना हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है ग्लूसिस्टर ग्रामर स्कूल केस, ये 1410 का है। इसमें क्या था, एक शिक्षक जो थे वो ग्लूसिस्टर ग्रामर स्कूल में पढ़ाते थे। अब इन्होंने क्या किया कि अपना एक नया स्कूल खोल लिया पास में ही। अब क्या हुआ कि जो नया स्कूल इन्होंने खोला उसकी फीस जो इन्होंने कम कर दी। उसके बाद क्या क्या हुआ कि जो उस स्कूल में, तो जो ग्लूसिस्टर ग्रामर स्कूल के जो छात्र थे वो इस स्कूल में चले गए, जो शिक्षक थे। तो स्कूल, जो ग्लूसिस्टर ग्रामर स्कूल के जो शिक्षक थे, उन्होंने इस स्कूल के शिक्षक पर मुकदमा चलाया। उन्होंने क्या दावा किया कि उनके इस कार्य से स्कूल को नुकसान हुआ है। तो न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि प्रतिवादी ने कोई भी कानूनी अधिकार का उल्लंघन नहीं किया है। प्रतिस्पर्धा करना और नया व्यवसाय शुरू करना ये कानूनी रूप से वैध है। केवल आर्थिक नुकसान बिना किसी कानूनी चोट के मुआवजे का आधार नहीं बनता। इसलिए ग्लूसिस्टर ग्रामर स्कूल का जो दावा था उसको खारिज कर दिया गया, कोई कंपनसेशन नहीं दिया गया। अब कौन सा केस है, मोगुल स्टीम सिम कंपनी लिमिटेड वर्सेस मैकग्रेगर 1892 का केस है। इसमें क्या था, जो मोगुल स्टीम शिप कंपनी थी वो एक स्टीम शिपिंग कंपनी थी और ये क्या करती थी, चीन से इंग्लैंड तक चाय ले जाया करती थी, चीन से इंग्लैंड तक। अब क्या हुआ कि जो दूसरी बड़ी कंपनियों के एक समूह ने थे, जो मैकग्रेगर एंड कंपनी, इन्होंने क्या बनाई, एक एसोसिएशन बना लिया। अब इन्होंने क्या किया, ठीक है, मैं आपको इसे समझा देती हूँ। जो मोगुल स्टीमशिप कंपनी है ये क्या करती थी कि चीन से इंग्लैंड तक चाय ले जाती थी। फिर अब जो मैकग्रेगर है और इन कई मतलब कंपनियों ने मिल करके एक एसोसिएशन बना लिया और इसने क्या किया, जो उसका जो मतलब ले जाने का भाड़ा था उसको इन्होंने बहुत कम कर दिया। ग्राहकों को ये बोनस भी देने लगे और ये किया कि अगर कोई भी इनकी शर्तों को तोड़े तो उसे व्यापार से बाहर कर दिया जाए। इसका उद्देश्य क्या था, जो मोगुल जो कंपनी है उसको बाहर करना था, ठीक है, बाजार से उसको बाहर करना था। अब जो मोगुल स्टीम सिम कंपनी थी उसने दावा किया कि उसके अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। तो यहाँ पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने क्या कहा, उसने कहा कि व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए कार्य किया है
जो मैग्रेगर थे, ठीक है। तो जो कि वैध प्रतिस्पर्धा है और इसमें क्षतिपूर्ति नहीं दी जा सकती, तो इसमें क्षतिपूर्ति नहीं दी गई। और आप ये भी चीज़ देखेंगे, अगर इसमें आपका इंटेंशन बुरा भी है, लेकिन फिर भी अगर आप सही काम कर रहे हैं तो भी वो टॉर्ट नहीं बनता है। अगर मैग्रेगर ने जो है यहाँ पे था कि ये इनका उद्देश्य क्या था, कंपनी को बाहर करना, यहाँ पे इनका इंटेंशन तो बुरा है, लेकिन फिर भी अगर किसी भी लीगल राइट का वायलेशन नहीं हो रहा है तो कोई भी जो है कंपनसेशन नहीं दिया जा सकता। एक और केस है पी सीतारमैया वर्सेस जी महालक्ष्मा, 1958 का केस है। इसमें क्या था कि जो पी सीतारमैया थे और जी महालक्ष्मा, ये मतलब जो थे ये दोनों पड़ोसी थे। अब क्या हुआ, जो महालक्ष्मा थे उन्होंने बाढ़ के पानी को सुरक्षा के लिए उन्होंने क्या कर दिया, बांध और खाई बनाई। जमीन पर जो बाढ़ से पानी आ रहा था उसकी सुरक्षा के लिए उन्होंने क्या बना दिया, बांध बना दिया और खाई बना दी, ताकि जो पानी है वो उसमें चला जाए। अब इसमें क्या हुआ कि जो सीतारमैया थे, इनकी तरफ इनकी जमीन थी, पानी जो है सारा उधर को मुड़ गया, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, इनकी फसल को और संपत्ति को नुकसान हो गया। अब सीतारमैया जो थे ये अदालत गए और इसने बोला कि उनके जो है कि उनके अधिकार का उल्लंघन हुआ है, इसलिए क्योंकि उसकी फसल बर्बाद हुई है, उसकी संपत्ति को नुकसान हुआ है, तो इसलिए उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने बोला कि जो प्रतिवादी था उसने अपने जमीन का सही उपयोग किया है। अगर अपनी संपत्ति का कोई सही उपयोग करता है तो अगर उसमें किसी का नुकसान हो रहा है तो उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं होगा। तो यहाँ पर जो सीतारमैया थे उनको उनका कोई कानूनी अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ था, इसलिए उनको कोई कंपनसेशन नहीं दिया गया। एक और केस है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऊषा बिन बनाम भाग लक्ष्मी चित्र मंदिर, 1978। इसमें क्या था कि एक जो है एक सीरियल आता था जय संतोषी माँ करके, ठीक है। इसमें क्या था कि संतोषी माँ को कुछ मतलब उल्टा दिखाया गया था, मतलब कुछ उनमें बुराइयां दिखाई गई थी। तो इसमें जो जो लोग देख रहे थे उन्होंने क्या बोला कि हमारी भावना को ठेस पहुंच रहा है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उसको चलचित्र जो था उसको प्रदर्शित करने से रोक दे, उन्होंने बोला जा करके कि ये इसको रोक दे, क्योंकि इससे उनकी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचती है। तो न्यायालय ने क्या निर्णय दिया कि धार्मिक भावना कोई विधिक अधिकार नहीं है, इसलिए वादी की किसी विधि अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है, अतः प्रतिवादी को उत्तरदायी ठहराया नहीं जा सकता। तो यहाँ पर भी कोई कंपनसेशन नहीं दिया गया। आज की वीडियो में बस इतना ही था। आज की वीडियो में हमें दो इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करना था, जो कि था डैमनम साइन इंजूरिया और इंजूरिया साइन डैमनो, जो कि हमने बहुत अच्छे से देख लिया है, सारे केसेस भी देख लिए हैं। अब आप मुझे बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।